Hello and welcome बच्चा पार्टी. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. एंड आई गेस आपने पहले के तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे, आपको सब क्लियर हो गया होगा. कल हमारा लास्ट टॉपिक था ऑडिट, मैंडेटरी और वॉलेंटरी. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर. तो जो नवंबर 23 के बच्चे होंगे ना, उनको पता होगा ये टॉपिक पहले थोड़ा वास्ट होता था, थोड़ा डीप में इसको समझाया था, पर अब न्यू मॉड्यूल में इस टॉपिक को बहुत छोटा कर दिया गया है. दैट इज़ बस एक बेसिक सी चीज़ बताई है कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा. ऑब्वियसली जो ओनर होगा एंटिटी का वो अपॉइंट करेगा. कब अपॉइंट करेगा? एजीएम में अपॉइंट करेगा. और वहीं कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके लिए C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एक ऑडिटर को. दैट्स इट. इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक है टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर. तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपको अपॉइंट करेगा आप उसी को रिपोर्ट सबमिट करोगे. द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट. अगेन ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जो ख़त्म हो गया. ये केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करना. इन केस कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछो. आई विल ट्राई टू क्लियर एवरीवन्स डाउट. ओके. ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स करके भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो सब सॉल्व करके देखना पढ़ के एक बार कि समझ आ रहा है या नहीं. इस चैप्टर का पहला और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो नवंबर 23 वाले हैं उनको पता होगा, ये टॉपिक पहले नहीं होता था, ये अब ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है. एज ये न्यू टॉपिक है तो इस पे फोकस ज़्यादा होगा. मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये पढ़ने से पहले इसके ऊपर जो पैराग्राफ दिया है वो पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं. ऑडिट इज़ अ टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट under which auditor gives an opinion to whether financial statements give a true and fair view of state of affairs of the concern. However, assurance engagements are not restricted to audit alone. हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो एक टाइप है एश्योरेंस एंगेजमेंट का, लेकिन हर तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट नहीं होती है. अब ऐसा क्यों, तो वो जानने के लिए अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट. एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, ये वर्ड्स को ध्यान रखना, ये कीवर्ड्स हैं, एग्ज़ाम में ये सब मेंशन करना तो कंपलसरी है. Assurance engagement means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than responsible party about the outcome of the evaluation of measurement of a subject matter against criteria. यहाँ पे ना वर्ड प्रैक्टिशनर यूज हुआ है, नॉट ऑडिटर. क्यों? क्योंकि अश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट को कवर नहीं करती है. अश्योरेंस एंगेजमेंट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. यहाँ पे हम इसको ऑडिट के बेसिस पे ही पढ़ेंगे, पर पहले ये समझते हैं कि अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है. तो लेट्स टेक एग्जांपल. मान लो ये आप हो, आपको एक लैपटॉप ख़रीदना है फॉर योर क्लासेस और अदर वर्क्स, जो भी काम आपको करना हो, लाइक जो ऑफिस जाते हो या उन्हें पढ़ना ही हो, वो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर या जो भी है, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको चाहिए कि इस चीज़ के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा. ऐसे गेमिंग लैपटॉप भी देख सकते हो, है ना. तो आप गए शॉपकीपर के पास, उसने आपको बोला मैम ये नया लैपटॉप आया है, ये इतने इतने अमाउंट का है, ये बहुत अच्छा है. पर आपको कोई नॉलेज ही नहीं लैपटॉप की, आपको पता ही नहीं है कि मुझे जिस काम के लिए चाहिए उसके लिए ये बेस्ट फिट है या नहीं. तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम जाएंगे एक प्रैक्टिशनर के पास, एक एक्सपर्ट के पास. लेट्स कंसिडर, अगर आप में से किसी ने सुना होगा, आप में से ऑलमोस्ट जानते ही होंगे यूट्यूब जो यूज़ करते हैं, टेक बर्नर. ये एक यूट्यूबर है जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं. कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें क्या क्या फ़ीचर है, उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, ये सब बताते हैं. तो आप गए टेक बर्नर के पास, आपने उनको बताया सर मेरे को ये चीज़ का यूज़ है, मेरे को इतना रैम तो चाहिए ही, इतने स्पीड का, और कम से कम इतने आवर तो मेरा लैपटॉप चले ही चले.
तो आप बताओ, मैंने ये एक मॉडल देखा है, क्या ये बेस्ट फिट है इसके लिए? अब टैग बर्नर उसकी सारी फीचर्स चेक कर रहे हैं, आपको जो जो चीज़ें चाहिए उसके बेसिस पे वो चेक करके आपको अश्योर कर रहे हैं कि हाँ ये लैपटॉप सही है, आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे आप हुए इंटेंडेड यूज़र और टैग बर्नर हुए प्रैक्टिशनर, एंड द शॉपकीपर इज़ अ रेस्पॉन्सिबल पार्टी। और ये जो यहाँ पे एक एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी को बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। आप प्रैक्टिशनर के पास गए, प्रैक्टिशनर ने आपको अश्योर किया कि हाँ ये जो आप सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हो ये आपके लिए बेस्ट फिट है, और उसके बेसिस पे आपने वो सिस्टम ख़रीद लिया। अब एंगेजमेंट क्या होता है ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग। आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप मेरे को बताओ ये सही है या नहीं, उसके बदले ऑब्वियसली आप उनको कुछ पे करेंगे, आप उनको कुछ देंगे। और इस एग्रीमेंट में काम क्या हुआ, इस एग्रीमेंट में उन्होंने आपको प्रोवाइड की अश्योरेंस सर्विस, वो आपको अश्योर कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, तो इसे कहते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अश्योरेंस एंगेजमेंट एज ऑडिट। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका सिर्फ मतलब जो है या उसका जो लेवल है वो ऑडिट तक सीमित नहीं है, वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब इसी पूरे एग्जाम्पल को आप एक ऑडिटर, एक कंपनी और उस कंपनी का इंटेंडेड यूज़र की तरह देखो। आप इस लैपटॉप को मान लो ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको इस कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आप गए ऑडिटर के पास, आपने बोला कि मुझे ये बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हैं जिस पर रिलाई किया जा सकता है, क्या इस पर इन्वेस्ट करना सही होगा? अब ये ऑडिटर इस फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, और आके आपके पास अश्योर कर रहा है कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो। नो दिस इज़ ऑल्सो एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो चलते हैं वापस से डेफिनेशन की तरफ। अब वापस से एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं, अब और अच्छे से समझ आएगा। अश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच द प्रैक्टिशनर, यहाँ पे प्रैक्टिशनर कौन है, हम जब पढ़ रहे हैं हम ऑडिटर के तौर पे देखेंगे। ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of subject matter against criteria। यहाँ पे हम प्रैक्टिशनर को किसके तौर पे देख रहे हैं अभी, ऑडिटर। रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, कंपनी। और इंटेंडेड यूज़र कौन है, आप। वहीं एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कंपनी गई एक बैंक के पास, उसको लोन चाहिए, तो वो बैंक अपने ही किसी सीए को दिखा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उससे कह रही है कि हमें श्योरिटी चाहिए, आप हमें बताओ कि क्या इस पे इसे लोन देना सही होगा। और वो सीए उस और रिपोर्ट को देख के वो उनको अश्योर कर रहा है कि हाँ ये सही है। तो यहाँ पे इंटेंडेड यूज़र हुए बैंक वाले, प्रैक्टिशनर हुए ऑडिटर, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी हुई कंपनी। It means that the practitioner gives an opinion about specific information due to which users of information are able to make confident decision। अब जब ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके बैंकर को बताया कि हाँ आप इनको लोन दे सकते हो, तो वो एक डिसीजन में आए कि हाँ अब हम इतने अमाउंट का इनको लोन देंगे। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हो वो इनकरेक्ट निकल जाए। अभी हमने समझा कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, अब उसके क्या एलिमेंट्स हैं। अगर आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, वो आपको उसका एग्जिस्टेंस चाहिए, तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला, अ थ्री पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग अ प्रैक्टिशनर, अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स। अब मान लो बैंक को लोन तो देना है, कंपनी को लोन भी लेना है, लेकिन ऑडिटर ही प्रेजेंट नहीं है, तो आप वेरीफाई किससे कराओगे? और या तो बैंकर है, बैंकर के पास एक ऑडिटर भी है जो उसके सब स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके दे, पर कोई कंपनी ही लोन मांगने नहीं आ रही है, या कंपनी को लोन चाहिए पर कोई लोन प्रोवाइड करने वाला नहीं है। तो क्या अश्योरेंस एंगेजमेंट पूरा हो सकता है? नहीं। अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट हमें पूरा करना है तो उसके लिए थ्री पार्टी रिलेशनशिप होनी कंपलसरी है, जो कि इन्वॉल्व करेगा एक प्रैक्टिशनर को, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी को और एक इंटेंडेड यूज़र को। अब आपके पास पार्टीज तो पूरी आ गई, जो जो चाहिए जिसके बीच में ये एग्रीमेंट होना है। अब एग्रीमेंट क्या बेसिस पे होगा?
एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर भी तो होना चाहिए। अब प्रैक्टिशनर को ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या बेसिस पे जानना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आपको उनको लोन देना है, या आपको उनके शेयर में इन्वेस्ट करना है, या आपको उनका टैक्स कैलकुलेट करना है, आपको काम क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर होना कंपलसरी है। अब सब्जेक्ट मैटर भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप भी है, पर क्या बेसिस पे चेक होगा, एक सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं कि हाँ ये सही है। फॉर एग्जांपल इन ऑडिट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या देख सकते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक बेंचमार्क लाइक स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आपके पास कोई बेंचमार्क ही नहीं है, आपको बैंकर ने ये बोल दिया अपने को 500 लाख का इनको, हाँ 500 लाख का लोन देना है, हम दे दे क्या? तो आप उनसे ये पूछोगे ना कि आपको अगर उतना लोन देना है तो आपको क्या जानना है। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा डेट इक्विटी रेशियो 2:1, तो ये एक सूटेबल क्राइटेरिया 2:1। अगर डेट इतना है तो इक्विटी इतनी होनी ही चाहिए। तो हम जब लोन उनको दें तो उसके बाद ये 2:1 का क्राइटेरिया मेंटेन रहना चाहिए, एक सूटेबल क्राइटेरिया हो। अब आपके पास तीनों पार्टीज़ है, एक सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर को टेस्ट करने के लिए एक क्राइटेरिया है। अब उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कैसे करोगे, उस इंटेंडेड यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको अश्योर कैसे करोगे? उसके लिए आपको चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। आप जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, कोई एविडेंस मिलेगा आपको, तो उसी के बेसिस पे तो आप बोलोगे ना कि यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, या आप अगर इनको लोन देते हो तो कल को ये आपको पूरा लोन पे करने की स्थिति में है, या बस ऐसे ही बोल दोगे? कोई एविडेंस तो चाहिए होगा ना जिसके बेसिस पे आप ये बात बोलो। तो एक एलिमेंट ये भी है कि एविडेंस होना चाहिए। अब जो ये हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, यहाँ पे सफिशिएंट का मतलब क्या है और अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ एविडेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस रिफर्स टू क्वालिटी ऑफ एविडेंस। अब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ अश्योर करनी है, तो ऐसा तो नहीं आप जाओगे एक चीज़ चेक करोगे, हाँ यहाँ से सही लग रहा है हो गया। कम से कम आप 2-3 जगह से चेक करोगे। तो जो आपके पास एविडेंस है वो सफिशिएंट होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में एविडेंस तो है, पर आपको जिस चीज़ को प्रूव करना है ना उसके लिए वो उसकी वो क्वालिटी नहीं है कि ये बता पाए कि हाँ ये इसी चीज़ को डिफाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बैंक को उनको लोन देना है, उन्होंने आपको बोला कि आप बताओ ये चेक करके इनके स्टेटमेंट, इनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की क्या ये हम इन्हें दे सकते हैं, आप हमें एश्योर करो। तो आप क्या करेंगे, आप उनकी लोन स्टेटमेंट चेक करेंगे और कुछ एक दो दूसरी स्टेटमेंट चेक करेंगे। अब लोन स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ना, मतलब आपको आज लोन देना है तो आप अभी तक का या इस साल का जो है मेन उसको कंसीडर करोगे ना। आप 10 साल पहले का लोन स्टेटमेंट उठा के तो नहीं देखेंगे कि लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आपके पास क्वांटिटी है, आपके पास पूरे 10 साल के लोन स्टेटमेंट पड़े हैं, क्वांटिटी अच्छे से आपके पास एविडेंस की, पर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, इस साल की या इससे एक आध साल पहले की, ना कि 10 साल पहले की। तो जो आप एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो वो सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। देन लास्ट एलिमेंट इज, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, आप उसको उसके बेसिस पे अश्योर करना चाहते हो, तो आप जाके बस बोल के तो नहीं आ जाओगे, नहीं नहीं ठीक है। आप एक रिपोर्ट इशू करोगे ना, आप कोई काम कर रहे हो तो आप एक रिटर्न रिपोर्ट ले जाके दोगे कि हाँ मैं एश्योर करता हूँ या करती हूँ जो भी उसने एश्योर करने को आपको कहा है। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के? पहला, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, तीनों पार्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो वो एंगेजमेंट परफॉर्म होगा। अब एंगेजमेंट परफॉर्म क्या के लिए करेंगे, तो एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जब मैटर ही नहीं है तो परफॉर्म क्या पे करोगे? अब परफॉर्म तो करना है, मैटर भी है, लोग भी हैं, पर एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे टेस्ट करोगे। अब क्राइटेरिया के बेसिस पे प्रोसीजर परफॉर्म करके आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस आना चाहिए। अब जब आपको एविडेंस भी मिल गया तो आप अपनी रिपोर्ट इशू कर देंगे। दैट्स इट। अश्योरेंस एंगेजमेंट का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, मतलब मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस का टॉपिक। होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस।
आप चाहो तो आगे का टॉपिक सुनने से पहले एक बार वीडियो पॉज करके अश्योरेंस एंगेजमेंट को रिवाइज कर सकते हो। बाकी दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो नया ऐड हुआ है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिव्यू क्या होता है और रिव्यू ऑडिट से अलग कैसे होता है। सबसे पहले ऑडिट इज़ अ रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ऑडिट से हमें जहाँ रिजनेबल लेवल की अश्योरेंस मिलती है वहीं रिव्यू से हमें लिमिटेड अश्योरेंस मिलती है। दैट इज़ रिजनेबल अश्योरेंस से थोड़ी लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्यों? क्योंकि हम ऑडिट में जितनी प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उसके कंपैरिजन में रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर procedures and gather sufficient appropriate evidences on the basis of which limited conclusions can be drawn up. एटलाउ में सिमिलैरिटी ये है कि वो ऑडिट हो या रिव्यू हो, वो होता हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही है। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, रिजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट अगर बोल रहा है मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑडिट, और वहीं जब लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहा है तो रिव्यू। दीज आर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। जैसा कि अभी आप पढ़ के आए, एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू यूजर्स। अब डिफरेंस क्या हो सकता है बस उसके टाइप्स में, डिग्री का। एक तरफ ज़्यादा एश्योरेंस मिल रही है, एक तरफ कम मिल रही है, एक तरफ एकदम ही मिनिमल मिल रही है, ऐसा। इट इज़ ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो जैसा कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऊपर समझ ही चुके हैं, जो ऑडिट वर्सेस रिव्यू में पढ़ा वही रिजनेबल अश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस होता है। लेट्स रिवाइज वंस। रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स हाई लेवल अश्योरेंस, तो वही लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। सेकेंड पॉइंट, एज यहाँ पे हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलती है तो यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं एलोबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स। वहीं फॉर लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस यहाँ हम परफॉर्म करेंगे फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कम्पेयर टू रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। इट ड्रॉज रिजनेबल कंक्लूजन, यहाँ पे जो भी कंक्लूजन मिलेगा उसके पीछे एक रीज़न होगा। यहाँ पे हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। बेसिकली एक ही सेम बात को तीन तरीक़ों से लिख दिया है। एग्जाम्पल ऑफ रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के अलावा एक और टाइप होती है एश्योरेंस एंगेजमेंट की, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ डील नहीं करती है। वो जो एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है वो रिलेट होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, ना कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ दिस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? It means financial information based on assumptions about events that may occur in the future and possible actions by an entity. मतलब यहाँ आप बैठ के अज्यूम कर रहे हो, क्या पता कल को ये हो जाए, क्या पता कल को वो हो जाए। उसके बेसिस पे आप जिस एक पर्टिकुलर अश्योरेंस पे आके टिक रहे हो, वो भी एक तरह का एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यहाँ पे ना ये ज़रूरी है कि आप ये समझो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड होती है उस फाइनेंशियल टर्म्स में जो इकोनॉमिक इवेंट्स, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस ऑलरेडी अकर हो चुके हैं इन पास्ट पीरियड्स। वहीं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट करती है ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जो कम्प्लीटली बेस्ड होता है अजम्पशन पे कि कल को हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डेटर है जिसको आपने 10 लाख का लोन दिया हुआ है। अब मान लो आपका कोई डेटर है जो आपके 10 लाख रुपए लग रहा है, जिसको आपको अभी 10 लाख रुपए देने हैं। अब आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो तो बैंकक्रप्ट हो गया है, वो अब आपके पैसे चुका नहीं पाएगा। तो जब ईयर एंड पे आपकी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनेगी या जब आपकी ऑडिट होगी, तब आप जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे
उसमें आप एक प्रोविज़न क्रिएट कर चुके होगे कि ये 10 लाख तो नहीं आएंगे। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक्सप्रेस्ड है इन फाइनेंशियल टर्म्स अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस अकरिंग इन पास्ट टाइम पीरियड, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब वहीं मान लो आपने 10 लाख दिए हैं किसी को, ना वो बैंकरप्ट हुआ है ना वो इंसॉल्वेंट है, वो बहुत सही से चल रहा है, पर आपको मार्केट से सुन उन के कहीं से भी या कुछ इन्फॉर्मेशन दे के आपको लग रहा है कल को ना ये हो सकता है इंसॉल्वेंट, आप मान के चल रहे हो, क्या पता कल को ये इंसॉल्वेंट हो जाए, और उसकी वजह से आपने कुछ अमाउंट के, फॉर एग्जांपल 5 लाख ही मान लो या कितने भी अमाउंट के आपने प्रोविजंस क्रिएट कर दिए, तो ये होती है फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवेंट कुछ अकर नहीं हुआ है, यहाँ पे आपने अज्यूम किया है, आपके अजम्पशन पे बेस्ड एक इन्फॉर्मेशन आपने बना ली है कि हो सकता है कल को ये मेरा पैसा ना लौटा पाए। Therefore, historical financial information is rooted in past events which have already occurred, whereas prospective financial information is related to future events. आई होप आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और प्रोस्पेक्टिव और हिस्टोरिकल के बीच में जो डिफरेंस है वो भी। अब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अश्योरेंस कैसे ही प्रोवाइड करोगे? ये तो अजम्पशन पे बेस्ड है ना, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपने कुछ सोचा, आपने अज्यूम किया और आपने एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर होता है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करता है, ये चेक करते हुए कि जो मैनेजमेंट ने एक अजम्पशन बनाई है कहीं वो अनरिजनेबल तो नहीं है। मतलब एक रीज़न होना चाहिए ना, आप कुछ अज्यूम भी कर रहे हो तो बस आपका बैठे बैठे मन हुआ यार चलो प्रोविज़न क्रिएट कर देते हैं, आपने कर दी, ऐसे तो नहीं होता ना, एक रीज़न होना चाहिए। और जो भी ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, एंड ऑल मटेरियल एजम्पशंस आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, और उसके पीछे आपकी जो भी अजम्पशन है, जो भी रीज़न है, वो एडिक्वेटली आपने डिस्क्लोज की है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो फ्यूचर इवेंट को रिलेट करती है। अब आप किसी फ्यूचर इवेंट को लेके आज तो एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकते ना, तो जो आपके एविडेंस होते हैं वो सपोर्ट में होते हैं अजम्पशन के, ना कि उस इवेंट के। इसलिए यहाँ पे ऑडिटर एज सच कोई ओपिनियन नहीं प्रेजेंट करता। Hence, such type of assurance engagement provides only a moderate level of assurance. अभी हमने क्या पढ़ा? ऑडिट प्रोवाइड करती है रिजनेबल लेवल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करते हो जो चीज़ हुई हैं, जो हो रही हैं उनके लिए। अब रिव्यू में आपको मिलता है लिमिटेड अश्योरेंस, क्योंकि आप ऑडिट से एक स्टेप नीचे आके काम करते हो। वहीं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपके पास उस इवेंट को लेके कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आप क्या बेसिस पे कोई ओपिनियन फॉर्म करोगे? तो यहाँ पे जो हमें एश्योरेंस मिलती है वो होती है मॉडरेट लेवल की, कि हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट: अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तो रिजनेबल अश्योरेंस, अगर रिव्यू कर रहे हो तो लिमिटेड अश्योरेंस, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख रहे हो तो प्रोजेक्शंस और रिलेटेड टर्म्स के बेसिस पे बनाया हुआ एश्योरेंस, और अगर आप कंपनी की कंट्रोल्स चेक कर रहे हो, वो कंट्रोल किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं ये चेक कर रहे हो, तो एश्योरेंस रिगार्डिंग डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। ये जो डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, जो टेबल, इसके थ्रू आप एक थॉरो रिवीजन कर सकते हो इस टॉपिक का। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर। यहाँ पे हम जो ये पढ़ेंगे ना, क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये एज अ ऑडिटर नहीं, मतलब एज अ ह्यूमन बिहेवियर में एक ऑडिटर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए उस टाइप में पढ़ने वाले हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक ऑडिटर कंसर्न होता है फाइनेंशियल मैटर्स से, किसी भी बिजनेस के या इंस्टीट्यूशन के, और ये फाइनेंशियल मैटर्स जो होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इनको कंपाइल करके बनाता कौन है? ह्यूमन। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे चांसेस है कि गलती भी हो सकती है, इंसान हो तो गलती तो हो सकती है। इस वजह से ऑडिटर के पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और लिखा है दैट
all those personal qualities that go to make a good businessman contribute to the making of a good auditor। तो ऊपर जो क्वालिटीज़ दी हुई है उनको अभी हम पहले गुड बिजनेसमैन की तरह देखते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन के बेसिस पे हम देखते हैं उन क्वालिटीज़ को तो वो कैसे देखते हैं। टैक्ट। अब आपके पास एक कस्टमर हो दुकान में, 2 कस्टमर हो, 10 कस्टमर हो, जो बोलते हैं ना एक सीज़न का टाइम बहुत भीड़ होती है, तो आपको उस भीड़ को हैंडल करना आना चाहिए। टैक्ट। कॉशन। अब आप एक कस्टमर को सामान दिखा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ एक कस्टमर खड़ा है, वो कुछ सामान उठा के ले जा रहा है या कोई भी दुकान में घुस के चोरी करके ले जा रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको कॉशियस होना पड़ेगा। आप यहाँ सामान दिखा रहे हो पर आपकी नज़र दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। लाइकवाइज एक ऑडिटर को एक सिचुएशन टेकल करनी आनी चाहिए, वो कॉशियस होना चाहिए कि कहीं यहाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ कोई फ्रॉड किया जा रहा है। फर्मनेस, धैर्य होना चाहिए। लाइक ये क्वालिटीज़ ऐसी नहीं है जो एकदम डीप में जाके एक्सप्लेन की जाए। अब गुड टेम्पर लिखा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपका टेम्पर सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके क्लाइंट ने या आपके कस्टमर ने बोल दिया कि हमें ये नहीं, आप हमें और 2 चीज़ दिखाओ और 10 चीज़ दिखाओ, और आप वहाँ पे भड़क गए कि ये क्या बदतमीज़ी है, या आपने उनको चिल्ला दिया। या एज अ ऑडिटर आपके क्लाइंट ने आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने दी, उसने दूसरी मांगी, आपने दी। अब वो बार बार कुछ नया नया बोले जा रहा है, आप वहाँ पे चिढ़ के उससे लड़ लिए या आपने उसको कुछ सुना दिया। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट होने चाहिए। डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस। अब आप कहीं ऑडिट करने जा रहे हो, आपको खुद में ही क्लियर नहीं है ये ऐसे क्या बोलना चाहता था या ये वाला ऐसे क्या बोल रहा था, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड लागू होगा, तो आप कैसे करोगे? क्लियर हेडेडनेस। आपको खुद में क्लियर होना चाहिए, आप रिलायबल होने चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर में होनी चाहिए और ये आपको याद करनी होगी। ये चीज़ आपको एज इट इज़ लिखनी होगी, इसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हम इसको 2-2, 3-3 का पेयर बना के ना याद करते हैं। टॉक, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी। चलो रिवाइज। टेक्ट, कॉशियस, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी। रिपीट आफ्टर मी। टेक्ट, कॉशियस, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी। डिस्क्रिशन, industry, judgment, patience. Tact, cautious, firmness, good temper, integrity. Discretion, industry, judgment, patience, clear headedness and reliability। वापस से एक बार। टैक्ट, कॉशियस, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी। डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस, रिलायबिलिटी। ऐसे ही इसको और 4-5 बार रिवाइज करो, आपको याद हो जाएगा। अब आपके पास ये कुछ बेसिक क्वालिटीज़ तो हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ जो होने चाहिए। इसके साथ आपके पास होनी चाहिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। खैर ये इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस क्या है, इसे आगे के कुछ चैप्टर्स में हम थोड़ा डीप में समझने वाले हैं। अभी के लिए ये समझो, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपको कोई रूल ना कर रहा हो। आप कहीं ऑडिट करने गए हो और वहाँ के जो ओनर है वही आप ही को समझा रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है। आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अपने बेसिस पे चेक करना। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक क्वालिटीज़, कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन आपको होने चाहिए। लाइक आपको हमेशा बुलाया जाता है क्या के लिए? रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि आप तभी कर पाओगे ना जब आपको खुद को एक एक्सपर्ट की तरह नॉलेज होगी, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। एन एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ accounting in all its branch is the sine qua non of the practice of auditing। साइन को नॉन का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बिना कोई दूसरी चीज़ पॉसिबल ना होना। विदाउट समथिंग समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप ऑडिटिंग करने गए हो, आप ऑडिटिंग में क्या करते हो? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करते हो। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या बेसिस पे बनती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नहीं आते, तो आप ऑडिटिंग कैसे करेंगे? तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स सब अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आएगी तो आप ऑडिटिंग नहीं कर पाओगे। साइन को नॉन अ कीवर्ड, ये याद रखना। आई होप क्वालिटीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू। यहाँ पे एक एन ओवरव्यू इसलिए लिखा है
क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स पे हम अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसे हम डीप में समझने वाले हैं। यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दिया है कि क्या होता है, क्यों है, छोटा मोटा मतलब एक डिफाइन कर दिया है बस कि क्वालिटी कंट्रोल कोई चीज़ होती है जो आपको पढ़नी है। अब ये पूरे टॉपिक को एकदम शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आईसीआई ने कितने तरह के स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कब लागू होगा? जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट कर रहे होगे। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट कब लागू होगा? जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर रहे होगे। वहीं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के ऑडिट और रिव्यू के अलावा कोई काम कर रहे हो तो उस पर स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट अप्लाई होगा। और अगर इन तीनों चीज़ से रिलेटेड कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उस पर अगर आपको कोई स्टैंडर्ड चाहिए तो वो स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। दैट्स इट। अब इन स्टैंडर्ड्स को इशू करने का पर्पस क्या है? कोई एक ही स्टैंडर्ड निकाल देता, उसी में चारों चीज़ें एक्सप्लेन कर देता, पर अगर उसी में चारों एक्सप्लेन कर देता तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता और टफ भी। इसलिए स्टैंडर्ड्स पढ़ें ताकि एक हाई क्वालिटी मेंटेन रहे और एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए बस समझने की चीज़ इतनी है कि स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग अप्लाई होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट कर रहे हो उस वक्त जो स्टैंडर्ड लागू होते हैं वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कि मतलब क्या क्या के ऊपर ये स्टैंडर्ड्स बने, तो ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने ही वाले हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स में से एक हमने पढ़ ही लिया है, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे। वैसे ही अगर आप ऑडिट कर रहे हो कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसको डिफाइन करता है ऐसे 230। अब ऑडिट के टाइम पे क्या चीज़ एज एविडेंस कंसीडर होगी, कितना एविडेंस होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए, उसका एक्सटेंड क्या होना चाहिए, वो बताएगा आपको ऐसे 500। ऐसे ही अभी हमें बहुत सारे ऐसेस पढ़ने हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। लाइकवाइज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट तब लगता है जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट कर रहे हो, वैसे ही स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट तब लगता है जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर रहे होते हो कि क्या बेसिस पे आप उनको रिव्यू करेंगे। अगेन द 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट गिवन, एक बार रिवाइज कर लो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये तब लगता है जब आप ऑडिट या रिव्यू के अलावा कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, या आप एग्जामिन कर रहे हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। अगेन सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। देन कम्स स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, जो अभी हमने ऊपर 3 स्टैंडर्ड पढ़े, ऑडिट, रिव्यू और अश्योरेंस प्रोवाइड करना रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उनके लिए जो हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, जो 10 प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस को गाइड करने वाले जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ऐसा एंगेजमेंट जहाँ पे प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट द्वारा बुलाया जाता है उनकी हेल्प करने को इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, कल को कोई 12th पास करने के बाद कोई पर्सन है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन बिजनेस में उसका दिमाग बहुत चलता है, उसने एक फर्म खोल ली, उसकी फर्म इतनी चलने लगी उसने फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, वो उसका ओनर बन गया। अब उसको तो नॉलेज ही नहीं है ना कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो उसने अपॉइंट किया एक प्रैक्टिशनर जो उसकी हेल्प करे। अब ये प्रैक्टिशनर क्या बेसिस पे इसकी हेल्प करेगा ये बताएगा स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अगेन सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, एक बार बस रिवाइज करो। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इसको हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाहे आप ऑडिट करो, रिव्यू करो या कोई अदर अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना ही होगा, दैट इज़ क्वालिटी। अब ये कैसे चेक करेंगे? ये आता है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल पे। आपने ऑडिट तो परफॉर्म कर दी, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो क्वालिटी बेसिस पे वो क्वालिटेटिव ऑडिट है?
इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जब आप सर्विस रेंडर कर रहे हो तो वहाँ पे एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एग्जिस्ट करता है और इंश्योर करता है कि आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऑडिट कंडक्ट की है. नाउ व्हाई दिस स्टैंडर्ड्स आर नीडेड. Standards ensure carrying out of audit against established benchmark at par with global practices. अब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं. तो ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमने जो भी ऑडिट परफॉर्म की है या जो भी सर्विस परफॉर्म की है, प्रोवाइड की है, वो एक बेंचमार्क के तहत है, वो उससे कम नहीं है. एक पर्टिकुलर जो बेंचमार्क सेट है उस लेवल की ऑडिट है. स्टैंडर्ड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब ऑब्वियस सी बात है, आपने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, आप उसके लेवल पे काम कर रहे हो या आप उससे ऊपर काम कर रहे हो, तो आप एक क्वालिटी मेंटेन करके रख पाओगे. स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी. अब आप चाहे 1 लाख की फर्म की ऑडिट करो, 1 करोड़ की फर्म की ऑडिट करो, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी अमाउंट की हो, किसी भी साइज़ की हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, अगर आप एक पर्टिकुलर, जैसे हमने ऐसे 200 पढ़ा है, ऐसे 200 बताता है ऑब्जेक्टिव है अपना टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, तो आप किसी भी फर्म की ऑडिट करो, आप प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस ही करोगे. ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, एकदम सेम है. आप किसी भी फर्म की ऑडिट करो, आप एक ही बेंचमार्क लेके चलोगे. स्टैंडर्ड्स एक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल. अब इन स्टैंडर्ड्स को समझ के इसके बेसिस पे काम करना एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ही बस की बात है, जिसको एक प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज और स्किल है. और यही सब के बेसिस पे स्टैंडर्ड्स इंश्योर ऑडिट क्वालिटी. इन शॉर्ट, हमारे ऑडिट में जो क्वालिटी एक लेवल की होती है उसके पीछे रीज़न है स्टैंडर्ड्स. ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. ये उस प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि वो चेक करे कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त. क्या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है जिसमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड परफॉर्म करना इनफेक्टिव हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म की जा रही है, और अगर ये सिचुएशन अकर हुई है तो क्या उसकी रिपोर्ट में उस पर अटेंशन ड्रॉ किया गया है रिगार्डिंग सच सिचुएशंस, और एक प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है कि नहीं इसकी बेसिस पे. दैट्स इट. यहाँ ओवरव्यू ख़त्म होता है जो हमने पढ़ा. स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग, SRE, SAE, SRS, SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ड्यूटी जो हमने पढ़ी. नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर. ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए. अगर कोई डाउट होता है देन कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू क्लियर एवरी डाउट. और अगर आप बोलोगे तो हम स्पेशली एक क्लास क्वेश्चन आंसर के लिए भी रख लेंगे. सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट. होप आपको सब समझ में आया. तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में. बाय.